मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे फर्टिलाइज़र। जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं या उर्वरक आप जानते हैं, एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइज़र है उर्वरक है उसको आप डिटेल स्टडी करते हैं। कौन से तत्व की वजह से पौधों का रंग कैसा हो जाता है, ये सब चीज़ें तो आप एग्रीकल्चर के जो वीडियो आपके पास है उन्हीं में देखेंगे। लेकिन फर्टिलाइज़र जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक है वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो उर्वरक की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम आजकल एक फेमस आता है यूरिया। यूरिया का सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद रखना है, क्योंकि एक दो ऑब्जेक्टिव फर्टिलाइजर में ऐसे भी बन जाते हैं। तो आप सब जानते हैं यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। और एक मजेदार बात और है, यूरिया क्या है तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, याद रखना, कार्बनिक उर्वरक है ये। अब इसको खोजा किसने था? पहला खोजा गया कार्बनिक यौगिक। अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे? यूरिया था। पहला खोजा गया कार्बनिक यौगिक, समझ गए ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फर्स्ट डिस्कवर किया था वो क्या था? यूरिया। लेकिन यहीं पर वो घुमा फिरा के दे देते, पहला खोजा गया अम्ल, पहला खोजा गया कार्बनिक यौगिक रट के जाते हैं और वहां दे देते हैं कार्बनिक अम्ल। तो अगर कार्बनिक एसिड पूछे, ऑर्गेनिक एसिड, तो आप क्या बताएंगे? सिरका। सबसे पहले सिरका खोजा गया था एसिड में, लेकिन पहला खोजा गया कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर दिया हो तो फिर आपको बताना यूरिया। यूरिया इज ए फर्टिलाइजर, बेस्ड फर्टिलाइजर इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जमीन में कुछ नहीं छोड़ता, 100% वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुल जाता है और इसको रॉ मटेरियल, इसका अवशेष वगैरह नहीं बचते, इसलिए इसको उत्तम उर्वरक माना जाता है। यूरिया को किसने खोजा? तो आपको ये भी याद रखना है, यूरिया को मूत्र से खोजा था किसने? रोले ने या राउले ने। यूरिन की बात कर रहा हूं मैं, यूरिन से किसने डिस्कवर किया? राउले ने। लेकिन आपसे पूछे कि लैब में, प्रयोगशाला में यूरिया को किसने खोजा, तो आप कौन सा वैज्ञानिक याद रखेंगे? वोहलर। ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, यूरिया को किसने खोजा? तो दो लोगों ने खोजा था, रोले ने, राउले या रोले और वोहलर। राउले ने किससे खोजा? यूरिन से, मूत्र से बनाया था। और लैब में किसने बनाया था? वोहलर ने। अब लैब में वोहलर ने किस कंपाउंड से यूरिया को बनाया, तो ये भी आपसे पूछ लेते हैं। तो याद रखना है आपको, अमोनियम साइयानेट, NH4CnO। इसको भी बनाते हैं पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट से। कैसे? अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो ये है पोटेशियम साइनाइड प्लस अमोनियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस, SO4 एरो। अब देखिए इसके कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे हमें? 2, क्योंकि K2 चाहिए मेरे को, अमोनियम 2 है इसलिए। अब K2SO4 तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? NH4CnO प्लस K2SO4। इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट या अमोनियम साइयानेट। इसको जब आप गर्म करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? यूरिया, NH2CO NH2। ये बात आपको याद रखना। यूरिया को लैब में कौन से यौगिक से बनाया था, तो हमें इतना अंदर नहीं जाना, आपको डायरेक्ट आंसर रखना है, अमोनियम साइनेट से प्राप्त किया था। किसने किया था? वोहलर ने प्राप्त किया था। आप ये भी जानते हैं, यूरिया स्वस्थ मनुष्य, तो आपको मालूम है प्रतिदिन लगभग 24 ग्राम यूरिया मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं। 24 ग्राम से याद रखना, 25 से 30 ग्राम का जो डाटा है उसे दिमाग में बैठा ना, मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। मूत्र से या यूरिन से आपको यूरिया प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि यूरिन का फार्मूला क्या होता है, मूत्र का फार्मूला भी यही होता है। इसमें आपको क्या मिलाना है? एक तो नाइट्रिक एसिड और एक बेरियम कार्बोनेट, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा आपको यूरिया। तो ये यूरिन से यूरिया प्राप्त करने का तरीका, नाइट्रिक एसिड और बेरियम कार्बोनेट। अब उर्वरक में और अपन आगे बात करें, प्राथमिक पोषक तत्व पूछ लेते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स एंड ट्रेस, सूक्ष्म पोषक तत्व।
तो प्राथमिक पोषक तत्व में आप सबको रटा रटा है NPK। ये क्या है? प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, प्राथमिक पोषक तत्व। अगर द्वितीयक पोषक तत्व आपसे बोले तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक या सल्फर, ये हो गए आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, द्वितीयक पोषक तत्व। ये फर्स्ट हो गए प्राइमरी, ये सेकेंडरी। अब हमसे क्या पूछा? सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सूक्ष्म तो बहुत सारे हैं, जैसे लोहा है, जिंक है, कोबाल्ट है, इस तरह के आप ये सब किस में आएंगे? सूक्ष्म में। लेकिन मुख्य पूछे प्राथमिक, देखिए ये मेन है, ये होना बहुत जरूरी है। प्राथमिक पोषक तत्व क्या है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और द्वितीय दो तो एक ही परिवार के, कैल्शियम मैग्नीशियम के सेकेंडरी है, ये आपको मालूम है, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट। और एक और क्या प्लस करना है उसमें? सल्फर या गंधक। और सूक्ष्म पोषक तत्व आपने देख ही लिए। फिर और हम आगे बात करें तो अपना जो टॉपिक है उर्वरक केमिस्ट्री में, उसमें फार्मूले आपसे कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं। जैसे एक बार आपसे पूछा है नाइट्रोलियम का सही सूत्र होगा नाइट्रोलियम। तो नाइट्रोलियम जो है याद रखना CaCN2+C, कैल्शियम साइनेमाइड प्लस ये क्या है? तो ये याद रखना आपको यहां पर मैंने क्या लिख दी? C दिखाई दे रही है वैसे तो आपको। और इसी फार्मूले को ऐसे बना के दे दे तो आपको फट से बताना क्या है नाइट्रोलियम, और कहाँ काम आता है? ये फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, खेतों में काम आता है। आपको मान लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया। CaCN2+C अलग से लिखते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम साइनेमाइड। और फेमस नेम आपने देख लिया नाइट्रोलियम, क्योंकि कार्बन या ग्रेफाइट, कोक वगैरह भी इसमें मिक्स कर दिया हमने। इसके बाद एक और फेमस, अब यहाँ पर हॉर्न सिल्वर ऐसे पूछ लेते हैं। हॉर्न सिल्वर का फार्मूला क्या है? तो AgCl। जो मेन फार्मूले है मैं फटाफट 5 मिनट में आपको बता रहा हूँ। ये हॉर्न सिल्वर। रॉक सॉल्ट NaCl को आप क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट। रॉक जानते हैं? ROC के चट्टान वाला, इसे नमक बोलते हैं, साधारण नमक, लेकिन रॉक सॉल्ट। HCl तो सब जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लेकिन इसे बोलते हैं नमक का अम्ल, एसिड ऑफ सॉल्ट। नमक का अम्ल क्यों बोल रहा है इसे? क्योंकि नमक देखिए इधर NaCl और ये HCl, एसिड इसलिए बोल दिया कि H है। NaNO3 इसको आप बोलेंगे चिली साल्टपीटर। KNO3 इसको आप बोलेंगे इंडियन साल्टपीटर। AgNO3 इसको हम बोलेंगे लूनार कास्टिक। AgNO3 को आपने क्या बोल दिया? लूनार कास्टिक। बॉक्साइट की अगर बात करें तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? ऐसे पूछ लेते हैं। देखिए तो बॉक्साइट का फार्मूला याद रखना ये। अब मैं नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उसमें टाइम आपका खराब होगा, आप तो सुनते जाओ। बॉक्साइट का सही फार्मूला क्या है? Al2O3.2H2O। लेकिन आपको एक बात और मैं यही बता दूं, अगर सिर्फ लिखा है Al2O3 तो आप क्या बोलेंगे इसको आपने नाम रखा एल्यूमिना। 2-3 नाम रहते हैं इनके। एक और इसका नाम है कोरंडम, या फिर क्या बोलेंगे नीलम, या फिर क्या बोलेंगे रूबी। ऐसे आपके पास जो नोट्स है उनमें इनके नाम लिखे हैं, जो खास है वो तो आपको देखना है। अब अगर मैं नीलम को 1 बूंद पानी पिलाऊंगा, देखिए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो हो जाएगा डाइस्पोर। क्या होगा? डाइस्पोर। लेकिन 2 बूंद पानी पिला दिया मैंने तो क्या बन गया? बॉक्साइट। मेन ओर ऑफ अल्युमिनियम इज बॉक्साइट। अल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो आपको याद रखना है बॉक्साइट। फिर ये सभी एल्युमिनियम के अयस्क हैं, लेकिन मुख्य पूछे तो फिर बॉक्साइट। इसको आप जानते हैं, इसे बोलते हैं क्रायोलाइट। क्रायोलाइट। यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसको मैं क्या बोल रहा हूँ क्रायोलाइट,
लेकिन एक यहीं से मिलता जुलता नाम दे रहा हूं, कार्नेलाइट। अब देखिए कितना सा डिफरेंस है। इसे क्या बोला, ऊपर वाले को क्रायोलाइट और नीचे वाले को क्या बोल दिया, कार्नेलाइट। वहां पर आप समझ ही नहीं पाते हैं, एक जैसे लग रहा है दोनों, लाइट दोनों में चमक रही है, लेकिन ऊपर किसमें, क्रायो, चिल्लाने के बाद चमक रही है, और नीचे कारण जान लो। ऐसे कैसी, अभी मैंने आपको बताया था Al2O3 को क्या बोला था, कोरंडम। देखिए, लेकिन ASIC इसको क्या बोला इन्होंने बुक में, कार्बोरंडम। अब बताइए, रंडम दोनों में, कोरंडम और कार्बोरंडम। तो ये सूत्र थोड़े से आपको फोकस करना है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें नीलत होता, बिल्यूबिट्रॉल, तो इसका फार्मूला भी पूछ सकते हैं, CuSO4.5H2। यह है नीला थोथा, क्यूप्रस सल्फेट हो जाता। लेकिन एक और होता है इसी का भाई, सफेद थोथा, ZnSO4 5H2। हरा थोथा FeSO4 7H2। इसको ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं, इसको व्हाइट विट्रॉल बोलते हैं, और इसको बिल्यूबिट्रॉल। क्या होगा, नीला थोथा, सफेद थोथा और हरा थोथा, तीन ये याद रख लेना। इसके तुरंत बाद में जा रहा हूं, फिटकरी। तो फिटकरी भी फेमस है, इसका फार्मूला क्या होगा, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, और 24 क्या लगे रहते हैं इसमें, जल के अणु। फिर CaSO4.2H2, पहले Cu था, अब होगा Ca। आप सब जानते हैं इसको क्या बोलेंगे, जिप्सम। जब उर्वरक की बात चल रही है अपनी, तो ये जिप्सम वगैरह सब काम आते हैं उसमें। जिप्सम का थोड़ा सा रूप बदल रहा हूं, देखिए मैं CaSO4 होल ट्वाइस फुल H2 लिख रहा हूं। ये मेरे को ऐसे नहीं लिखना, और दूसरी स्टाइल में कैसे लिख के पूछते हैं, CaSO4.1/2H2। मतलब क्या हुआ, इसका नाम तो जिप्सम, लेकिन ये दोनों को क्या बोलूंगा मैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो आजकल मकानों में दीवारों को स्मूथ बनाते हैं, पुट्टी जिसको बोलते हैं, तो ये क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कितने तरह से लिखा मैंने इसे, अगर कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु हैं तो जल का 1 होगा, और इसका अगर 1 है तो जल का क्या हो जाएगा, आधा। तो इस 2 तरह से इसको हम लिख सकते हैं। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में अंतर देखो, और जो ऊपर लिखा है ये है फिटकरी। फिटकरी को आप क्या बोलते हैं, पोटास एलम। डबल सॉल्ट होता है ये, द्युक लवण होता है। डबल सॉल्ट इसलिए बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि देखिए एक सॉल्ट तो ये लवण और दूसरा लवण ही है, और ये पानी में आपको याद रखना 100% सॉल्युबल है, पानी में घुल जाते हैं जो डबल सॉल्ट होते हैं। अब यहीं पर एक और सुना सुना हमें लग रहा है, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 और 6H2। इसको आप बोलते हैं मोहर साल्ट या मोहर लवण बोलते हैं, और उसमें फेमस लिखा रहता है ये FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोल देंगे। हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट आर कॉल्ड मोहर सॉल्ट। मोहर लवण किसे कहते हैं, अब हाइड्रेटेड मतलब होता है जल युक्त। अमोनियम सल्फेट, ये फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा, मोहर लवण या मोहर सॉल्ट। फेरस अमोनियम सल्फेट भी इसको बोला जाता है। इसके आगे हम देखें, 1-2 बार जो पूछा आपसे PBS, आप जानते इसको बोलते हैं गैलेना, लेकिन PB की जगह Hg आ गई तो ये हो जाएगा सिनेबार। अगर ZnS आ गई तो इसको क्या बोलेंगे, जिंक ब्लेंडी। तो ये सूत्र जरूर याद रखना। आप देखिए Fe2O3, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, हेमाटाइट या हेमेटाइट, और डराने के लिए लाल हेमेटाइट। अब Fe3O4, इसको मैंने क्या बोला, मैग्नेटाइट। देखिए दोनों में टाइट शब्द आ रहा है, ये क्या है, हेमेटाइट। नीचे क्या बोला मैंने, मैग्नेटाइट। और
CO3, इसको मैं क्या बोलूंगा, सीडे राइट। और एक और हम इसी का देखें, अब देखिए Fe2, आयरन पायराइटीज, क्या बोलेंगे इसको, आयरन। अब मैं जानबूझ के नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इनको लिखने में टाइम ज़्यादा खराब होता है, तो बोल बोल के सुना रहा हूँ आपको। आयरन पायराइटीज, ये 4 हो गए अपने किसके, अयस्क, लोहे के अयस्क। अब हमसे पूछा लोहे का मुख्य अयस्क है, तो लोहे के 2 मुख्य अयस्क होते हैं, एक तो हेमाटाइट और एक मैग्नेटाइट। लेकिन अगर आपसे पूछे जिंक का मुख्य अयस्क बताओ, तो जिंक का मुख्य अयस्क क्या है, जिंक ब्लेंडी, ZnS। तांबे का मुख्य अयस्क पूछे, कॉपर पायराइटीज, Cu2S। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क पूछे, बॉक्साइट। तो ये 3-4 जो फेमस है उनको आपको याद रख लेना, मुख्य अयस्क। अब बार बार मैं बोल रहा हूँ अयस्क अयस्क, ये लफड़ा क्या है, अयस्क आप किसे कहेंगे, एक शब्द आता है और, यह अयस्क, और दूसरा आता है खनिज, मिनरल जिसको आप बोलते हैं। अब खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, तो अंतर ध्यान से सुनना, जितने भी दुनिया में अयस्क हैं और है, वो सब क्या होते हैं, खनिज होते हैं, ध्यान रखना है। लेकिन जितने भी खनिज है वो अयस्क नहीं होते, कुछ मजा नहीं है। जितने अयस्क है वो सब क्या होंगे, खनिज। मतलब क्या हुआ, हमने सीहोर के नाले से एक ट्रक भर लिए, खोद खोद, अब उसे धोने लग गए हम, धोया धाई करी, मालूम चले कुछ नहीं निकला, सीहोर के नाले में से कांच निकले, गंदे संदे पॉलीथीन निकली। अब बताओ अयस्क निकला क्या, एल्युमिनियम है, चांदी है, तांबा है, कुछ नहीं निकला हमारे नाले में। लेकिन आप उसे खनिज तो कहेंगे क्योंकि मिट्टी खोदी आपने, खोद के निकाला, तो खनिज तो है वो। अब आप बिहार चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, गोलकुंडा चले जाओ, अभी आपने कल परसों ही पढ़ा होगा, एक आया था कि कितने कैरेट का एक हीरा निकला पन्ना की खदान से। तो अब वहां उन्होंने खोदा और मालूम चले खोदने में उन्हें हीरा निकला, चांदी निकली, सोना निकल आया, तो उसको भी खनिज ही कहेंगे आप। तो उस खनिज में से क्या निकल ही आया, अयस्क। लेकिन हमारे खनिज में से अयस्क नहीं निकला था। तो जितने भी खनिज है उन सबको अपन अयस्क नहीं कह सकते। अयस्क उस खनिज को कहेंगे जिसमें धातु प्राप्त हो, चाहे वो चांदी हो, तांबा हो, लोहा हो, कोई सा भी। तो अच्छा, अयस्क, सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये क्यों बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है कि अयस्क जब मिलेगा तो वो खदान से ही मिलेगा। तो जितने भी अयस्क होंगे वो तो खनिज होंगे, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव याद रख लेना। अब अयस्क की और अपन बात करें, एक शब्द आता है इसमें, अधात्री। अधात्री किसे कहेंगे, जब अयस्क आप खोद के लाए, गैंग बोलते हैं इंग्लिश में, गैंग शब्द आपने सुना, कई कहते हैं ना डाकू लोग रहते हैं, वो हमारी गैंग है, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं। ऐसे अयस्क की भी एक गैंग होती है। देखिए शुरू में जब आप इसको खनिज खोद के लाते हैं ना, तो खनिज में क्या मिलेगी आपको, मिट्टी, ये कंकड़, रेत, पत्थर वत्थर, धूल, ये सब मिली आपको। तो ये पूरी की पूरी ये क्या बन गई, गैंग बन गई। गैंग आप समझेंगे ना, गैंग को हिंदी में क्या बोल रहा हूँ मैं, आधात्री। आधात्री किसे कहते हैं, जो अयस्क में बहुत सारी गंदगी मिली रहती है, सब कुछ मिक्स, चांदी भी उसी में है, पत्थर, धूल, मिट्टी वगैरह वगैरह, तो सब मिक्स है। तो अपन ने उस समय क्या बोलेंगे इसे, उस समय अयस्क नहीं बोलेंगे, उस समय इसे बोलेंगे अधात्री या गैंग। फिर ये कंकड़, पत्थर, मिट्टी, इनको जो मोटी मोटी अशुद्धियां उनको हटाने के बाद में जो प्राप्त होगा, फिर वो होगा अयस्क। फिर अयस्क भी शुद्ध नहीं है, फिर इसे शुद्ध करने के कई सारे तरीके रहते हैं। ये सबसे पहले क्या करना पड़ता है, क्रैकिंग। क्रैकिंग मतलब क्या होता है, बड़े बड़े जो चट्टाने आप निकाल के लाए पृथ्वी में से, खोद के लाए, 1-1 किलो के पत्थर थे, तो उन पत्थरों को आपने सबसे पहले क्या किया, तोड़ो, बारीक करो, पीस लो। क्रैक कहते हैं ना, मकान क्रैक हो गया हमारा। क्रैकिंग मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। क्रैक करने के बाद में फिर आपको क्या करना है इसका, तो याद रखना, कंसंट्रेशन, सांद्रण करना है। सांद्रण का मतलब सीधी भाषा में सुन लो, धुलाई, धोना है इसे। तो धोने के कई तरीके बता रखे हैं। जैसे लोहे को अगर आप अयस्क को धोएंगे तो उसके लिए इन्होंने बना रखी विल फिलेटेबल, ऐसे यहाँ से भर भर के डालते जाओ, पानी की धारा के साथ बह जाएंगे, लेकिन बीच बीच में ऐसे पिट्स होते हैं, गड्ढे। तो गड्ढे में भारी भरकम चीजें फंस गई, अयस्क वगैरह, और जो धूल मिट्टी थी हल्की फुल्की, वो सब पानी की धारा के साथ बह जाती है। सांद्रण के ये किसका तरीका होगा, लोहे का। लेकिन
तांबे का अगर आपको सांद्रण करना हो सल्फाइड अयस्क का, कोई सा भी सल्फाइड अयस्क हो, जैसे ZnA, Cu2A, अगर सल्फर युक्त अयस्क का सांद्रण करना है तो वो एक मुख्य ऑब्जेक्टिव है, उसको क्या बोलेंगे, झाग प्लवन विधि से करते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड बोलते हैं इसको, फ्रॉथ झाग उत्प्लवन विधि या प्लवन। ये क्या होती है, सबसे पहले इसमें आपने भर लिया पानी, पानी भरने के बाद में इसमें क्या डाल लिया मैंने, या तो तारपीन का तेल या फिर यूकेलिप्टस का तेल। पहले पानी भरा, भूल मत जाना, पानी का टैंक भरा था, अपनी होदी भरी हुई थी, उसमें मैंने डाल लिया तारपीन या यूकेलिप्टस का तेल। अब मैंने डाल दिया उसमें पिसा हुआ अयस्क, और जब मैं इसमें क्या पास करूंगा, एयर, हवा पास कर रहा हूँ मैं, ऐसे फूकेंगे अपन तो बुलबुले निकलेंगे, उसमें बुलबुले निकलेंगे तो जो अयस्क हमारा पिसा हुआ उसके कण झाग के साथ ऊपर आ जाएंगे, और जो भारी भरकम है, बड़े बड़े पत्थर वगैरह, ये सब कहाँ बैठ आएंगे, नीचे। तो इस विधि को क्या बोलेंगे, झाग प्लवन विधि। ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, झाग प्लवन विधि का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो जितने सल्फर युक्त मतलब सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण अगर करना, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, झाग प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो पहले क्या किया था, क्रैकिंग, फिर किया अपन ने सांद्रण। तो सांद्रण के तरीके अलग अलग रहते हैं। अब तीसरा काम जो आएगा इसमें आएगा, वो आएगा भर्जन। हमने ये बाहर निकाल लिया, भर्जन मतलब सीधी भाषा में सुन लो, अपन कहते हैं ना रोस्टेड अंडे हैं, रोस्टेड मछली है, भर्जन, उसे भूनना है, सीधी बात। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर, और इसी में लोहा भी है और पत्थर भी है, इन्हें निकालो, और इधर अब देखिए बदल रहा हूँ, चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन करो। तो बेल्ट पे डालते हैं इसको, तो जो लोहा होगा तो चिपक चिपक के आगे चला जाएगा, पत्थर वत्थर सब यहीं कर जाएंगे। फिर भर्जन करेंगे। भर्जन करने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो अयस्क लाया था मैं इसको जलाएंगे, जलाने से हल्की फुल्की अशुद्धियां, सल्फर वगैरह जो भी ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ऑक्साइड के रूप में उड़ जाएगी, और क्या बच जाएगा, तांबा है, अगर जिंक है तो जिंक बच जाएगा। तो इस तरह से अयस्क से धातु को प्राप्त करने की जो विधि है, उस पूरे को बोलते हैं मेटलर्जी, धातु कर्म। पहले खनिज लिया, खनिज से साफ करके हमने क्या निकाल लिया, अयस्क। अयस्क को भी फिर पहले के क्रैकिंग किया, सांद्रण किया, और आखिरी में शुद्ध धातु हमें मिल गई। तो ये पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप, धातु कर्म, मेटलर्जी बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसी के आगे हम देखें, बॉक्साइट मैंने आपको बताया एल्युमिनियम को मुख्य अयस्क है, लेकिन एल्युमिनियम के शोधन की विधि का नाम क्या है, तो ये बहुत पूछते हैं। तो शुद्ध एल्युमिनियम 100% शुद्ध प्राप्त करना है तो एल्युमिनियम के शोधन की विधि का नाम रखना हूप्स प्रोसेस। हूप विधि द्वारा क्या करते हैं, एल्युमिनियम का शोधन करते हैं, एल्युमिनियम को शुद्ध करते हैं। फिर फार्मूले की बात चल रही थी, तो फार्मूले में बार बार आपसे कह रहा हूँ, इनको नहीं भूलना आपको। देखिए KMnO4 सब जानते हैं आप, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, और इसी को बोलते हैं कुएं की लाल दवा। ऐसा पूछ लिया था एक बार, कुएं की लाल दवा का सूत्र बताओ, तो KMnO4। NH4Cl हम सब जानते हैं अमोनियम क्लोराइड है, लेकिन फेमस नेम याद रखना, इसको बोलते हैं नौसादर। ZnO आप केमिस्ट्री का नाम तो जानते हो, जिंक ऑक्साइड बोलेंगे इसको, लेकिन फेमस क्या है, दार्शनिक ऊन, प्लस पर ऊल या ऊन, दार्शनिक ऊन कहते हैं। सिर्फ बड़े बड़े गुब्बारे से इसके उड़ते हैं, तो फ्लस पर ऊल भी हम इसको बोलेंगे। और इसी के आगे और फेमस कुछ फार्मूले देखें हम, तो फेमस फार्मूले में देखिए CCl4, क्या बोलेंगे आप इसको, पायरीन। यहाँ पर अटक जाते हम लोग, ये क्या है, फास्जीन, और ये क्या है, अब कहाँ फास्जीन और कहाँ फास्फीन पता ही नहीं चलता वहां पर। देखिए एक जैसे लग रहा है, मैं यहाँ लिख दूंगा फास्फीन, तो आपको नंबर मिलेंगे 0। क्यों, अब अंतर कितना सा देखिए, फास दिख रहा है, जीन और फीन का अंतर है, तो ध्यान देना, ये ऊपर वाली क्या है, PH3 है तो फास्फीन, और COCl2 है तो फास्जीन। दोनों जहरीले होते हैं, लेकिन
डिफरेंस देखो। तो जल्दी जल्दी वहां आप बहुत जल्दी करते हो, पता ही नहीं चलता फीन है कि जीन है। तो ये थोड़ा फोकस करिए। शुष्क बर्फ कई बार पूछी हमसे, शुष्क बर्फ ड्राई आइस का फॉर्मूला, तो आप क्या लिख देते हो CO2। शुष्क बर्फ का सूत्र अगर आपने CO2 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा आप, क्योंकि ऑप्शन में अगर CO2 है, H2O है, N2O है और SO2 है, तो शुष्क बर्फ का सूत्र फिर ये हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में CO2 भी है और क्या है, ठोस CO2 भी है, तो फिर आंसर ये देना है, ये नहीं। ठोस CO2 को क्या बोलेंगे आप लोग, शुष्क बर्फ। अकेली CO2 तो गैस है, ये तो उड़ जाएगी, लेकिन ठोस CO2 को कहाँ देखिए आप सबने, फ्रिज में देखिए। जब फ्रिज में आप बर्फ हम जमाते हैं तो ट्रे में वो भुस्से जैसा बुरबुरा बुरादा टाइप बन जाता है, उसको आप बोलेंगे, उसे पकड़ो भी अपन तो पकड़ में नहीं आता, देखिए उसको बोलेंगे ठोस CO2। अब और इसी में थोड़ा सा हम आगे देख लें। अभी मैंने आपको देखिए ऐसा कैसी है कि ये परेशान करता है आपको, CaSO4। अभी मैंने क्या बोला था इसको, जिप्सम, लेकिन जिप की जगह आ गया इप। लो MgSO4 साथ H2 लगा। अब आप इसको जिप्सम नहीं बोलेंगे, इसको छोटा भाई होगा ये, देखिए इप्सम। छोटा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैग्नीशियम 12 साल का, कैल्शियम 20 साल का, तो 20 साल के का नाम क्या है, जिप्सम, और 12 साल का इप्सम। अब जबकि दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो इस यूनिट में जो उर्वरक वाली यूनिट में है, आपको किस उर्वरक में कौन सी चीज कितने % रहती है पूछने दिए आपको, एग्रीकल्चर वाले सर बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक तरीका बता दूं। जैसे हमसे पूछ लिया कि यूरिया में नाइट्रोजन कितने % होती है, तो रट्टी रटाई ये सब बच्चे एक साथ बोल देंगे 46% या 45% या फलाने %। तो ये तो रटली हमने कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है 46, लेकिन ये प्रतिशत मात्रा निकालते कैसे हैं, तो निकालने का सबसे आसान तरीका अगर आप देखें तो देखिए, यूरिया का अणुभार आपको टोटल कितना दिखाई देता है, 60। किसकी मात्रा पूछी हमसे, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन कितने दिख रहा है आपको इसमें, तो आप बोल देंगे 2। 2 का भार कितना होगा, 28। अब ऐसे करें, क्योंकि कुल भार कितना है, 60 है, तो आप देखेंगे 0 से ये 0 कट गई। अब यहाँ देखें 2 तिया 6 और 2 5 10, 28 5 कितना होंगे, 20 5 100 और 8 5 40। 140 में हमने 3 का भाग दिए, तो क्या आ गया, 3 चौक 12, बचे 2, 3 18, फिर बचे 2, तो ये फालतू बात। अब ये बताओ यूरिया में नाइट्रोजन कितने % है, 46%। तो ये रटना पड़ा कि अपन को, हमें बस ये तरीका मालूम हो। उन्होंने तो बोला यूरिया में नाइट्रोजन, मैं तो आपसे बोलूंगा यूरिया में कार्बन कितने % है, यूरिया में ऑक्सीजन कितने % है, तो आप तो सब बता सकते। तरीका क्या, अगर हमसे बोलते यूरिया में कार्बन कितने % है, तो आप देखो कार्बन है कितनी, एक कार्बन का भार कितना होता है, 12। अब ये बताइए टोटल यूरिया का अणुभार कितना होता है, 60। फिर वही तरीका 100 का गुण, तो ये क्या निकल गई, यूरिया में किसकी मात्रा निकल गई, कार्बन की। अब सेम कंडीशन देखिए, 12 5 60 और ये 3, तो 3 दूना 6। लो यूरिया में कार्बन कितनी हो गई, 20%। यूरिया में नाइट्रोजन कितनी थी, 46%। अभी और भी बचे हैं, बताओ यूरिया में ऑक्सीजन कितनी होना चाहिए, तो ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, तो 1 है तो 16। 8 होता है क्रमांक, भार क्या होता है, 16, और टोटल भार कितना है, 60। तो कोई 16 5 80 और 3, तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 बोल रहा हूं मैं, और क्या बचा फिर अपने पास, 2 20 3 18, कितने, लगभग 26। अभी मैं करेक्ट नहीं निकाल रहा हूँ, पॉइंट भी अपन को यहाँ लिखना रहता, पर आप सीख तो रहे। अब बताइए हाइड्रोजन कितनी है यूरिया में, तो टोटल हाइड्रोजन कितनी है, 4, तो 4 ही होगा, 4 गुणा 100 बटे 60, लो ऐसे कर, तो 460। अब 6 कम 6, 6 3 6 5 6 6 6 7 तो याद हो जाएंगे,
6 छंग 36, फिर बचे 4, फिर 6 छंग 36। अब आप ये बताइए 46 दशमलव कुछ था, फिर 26, फिर 20, फिर 6 दशमलव कुछ था। अब इन सबको जोड़ दो लो, ये होगा 100%। ये एक नया तरीका, अपन ने गलती तो नहीं। तो जब मैं जोड़ रहा हूं तो देखिए आप, ये होगा ही क्या 100। अपन इनको 25 25 ही मान ले। देखिए तो 25 दूना 50 और 46 मतलब 50। क्यों बोल रहा हूँ 46 के बाद पॉइंट का जोड़े अपन, तो लगभग 97 98 तो हो ही रहे। अगर आप ये पॉइंट भी निकालते हैं इसके तो पूरा 100%। तो किसी भी यौगिक में अगर प्रतिशत मात्रा पूछे आपसे तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। और जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया, देखो आपसे पूछे जल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो हमें क्या पता, हमें तो पता है कि एक ऑक्सीजन है भैया, तो 1600, ये 1600 बटे जल का अणुभार कितना 18। अब आप देख रहे हैं कितनी बार काट सकते हैं अपन, 18 पे 90, 18 से 108 और 18 7 ज्यादा हो जाएंगे। फिर लो आगे नहीं जाना, मैं लगभग मैंने लिख दी। और हाइड्रोजन कितने परसेंट होगी, 2 है तो 2 क्या है 200 बोल दो डायरेक्ट, 200 बटे 18, 18 एकम 18 और फिर 20 बच रहा है यहाँ पर, तो 200 है ना। अब एकम नहीं बोलेंगे, कितनी बार इसको काटें तो मेरे को नहीं मालूम, मैं तो बोलूंगा लगभग 40। क्यों बोलूंगा, क्योंकि मेरे को भी पता 60 और 40 100 होते हैं। बिना काटे अपन ने आंसर बता दिया। तो ये तो निकल गए किस यौगिक में। अब आप ये बताइए, कई बार सुना आपने यूरिया में, बताओ सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा कौन से उर्वरक में होती थी। आप रटा रटाया बोल देते थे अभी तक, यूरिया में कितने परसेंट होती है, थैलियों पर लिखा रहता है 46 दशमलव जो भी है। तो निकालने का तरीका याद रखा हमने, यूरिया में नाइट्रोजन 2 थी, एक नाइट्रोजन का भार 14 होता तो 2 का 28, टोटल यूरिया का अणुभार कितना होता है 60 और 100 का गुणा कर दें, ये इसका प्रतिशत निकालने का तरीका है। अब उर्वरक में ज्यादा आपको दिमाग में कुछ नहीं करना, बस अपने केमिस्ट्री की जो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बात कर रहा हूँ सिर्फ सूत्र मैंने अभी तक आपको बताया। सूत्र आपको याद रखना ज्यादा से ज्यादा, और वो नाम याद मत रखना कौन से, केमिस्ट्री के नाम तो सबको पता है, आप सब जानते हैं इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलूंगा मैं क्यूकलाइम। अब क्यूकलाइम में बोलूंगा, ये आपको पता नहीं, आपने रट लिया कैल्शियम ऑक्साइड, सही है आपका नाम भी, लेकिन वहां नहीं पूछेंगे। दूसरा देखो आप क्या बोलेंगे इसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक और देख लो, इसे क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दुखी मत होना लो, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन ये तीनों नाम वहां नहीं पूछते आपसे, वहां बुद्धू बनाएंगे। इसका नाम बताओ तो फट से बोल दो कौन सा, क्यूकलाइम मतलब कली चूना। अब ये पूछ लिया कली चूना का सूत्र बताओ तो CaO, जबकि आपको तो इसका नाम पता था, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, कली चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे, भुजा चूना। लो मैं कली चूना लाया और मैंने पानी में डाल दिया, मेरे को पान खाना है, पान खाते हैं ना कई लोग अंगुली में वो लगा लगा खाते हैं, तो कौन सा चूना खाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजा चूना। तो क्या फायदा था इस ये खाने से, इसका फायदा ये था कि उनके दांत वगैरह मजबूत रहते थे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें पान चूना खाना चाहिए। इसमें कई फलों में भी रहता कैल्शियम वगैरह, तो ये तरीका गलत है, पान वान नहीं खाना चाहिए। पर पुराने लोगों के आपको दांत वगैरह थोड़े से मजबूत हुआ करते थे, क्योंकि वो जर्दा सुपारी ऐसे खाते थे ना, तो उसमें चूना बहुत खाते थे वो। और आपको जर्दा सुपारी नहीं खाना, कैल्शियम को बहुत सारे स्रोत हो गए आजकल। कैल्शियम आप YouTube पे सर्च करना, कौन कौन से फल ऐसे जिनमें कैल्शियम होता है, जैसे और कुछ नहीं तो केले ही खा लो। तो ये नहीं कि आप भी चूना खाएं, ये खाने का चूना होगा। तीसरा, इसको आप सब जानते कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन मालूम क्या बोल रहा हूं मैं, खड़िया चूना, संगमरमर बोलता हूँ, लाइम स्टोन, चूने का पत्थर भी बोलते हैं इसको।
अब हमें ये नाम पता नहीं हो, भले ये सूत्र याद हो, नाम याद हो, ये पता नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हम कली चूने को खरीद के लाते हैं तो इस तरह से लाएंगे, जैसे इसको हम पानी में डाल देंगे, देखिए मैं लाती में गला दूंगा, पहले दीवारों पे यही पोतते थे, ये घोल लिया मैंने, तब घोल लिया तो उसका सूत्र क्या होगा देख लो, OH और OH, ये था कली और ये बन गया बुझा चूना। अब बुझे चूने को मैंने पतला कर लिया, मेरे हिसाब से दीवार पे पोतना मेरे को, न ज्यादा पतला न ज्यादा गाढ़ा। अब मैं पोतने लग गए, जब मैं दीवार पे पोतूंगा तो कौन मिल गई इसको, हवा में कौन आई, CO2। हमारे मोहल्ले में गंदगी हो रही थी, CO2 आ गई, CO2 इससे बातें करने लग गई, धूप निकली ना, क्या बन गया, खड़िया चूना। जैसे धूप निकलेगी, इसका जो पानी डाला था हमने, देखो ये वापस निकल उड़ गया और दीवार पे पपड़ी जम गई, काय की, खड़िया चूना। तो पोतते थे तो दीवार सूख जाती, अपन चूने की दीवार पे टिक के खड़े हो जाते थे तो हमारे कपड़े खराब हो जाते थे, उन्हें घिसते थे तो पपड़ी निकलती थी। कई लोग ज्यादा गाढ़ा चूना पोत देते थे तो गाढ़ी पपड़ी, क्योंकि जल तो सूख गया और सूख के भाप के रूप में उड़ गया, लेकिन बचा क्या, खड़िया चूना। तो देखिए चूने के 3 रूप है, लेकिन हमें कौन से नाम याद रखना है, कली चूना, बुझा चूना और खड़िया चूना। तो हर एक यौगिक को इस तरह से आपको तैयार करना है। तो मेरे को उम्मीद है कि ये उर्वरक मैंने बहुत जल्दी बताया आपको। किसको सिंदरी उर्वरक कहते हैं, अमोनियम सल्फेट वगैरह सुना ना, किसको किसान खाद बोलते हैं। तो अपने जो नोट्स है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, ध्यान देना, की पॉइंट जिनको बोल रहा है, PYQ, वो की पॉइंट जरूर पढ़ना, उसमें मैंने हर एक पॉइंट लिख के दिए। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे जो कोचिंग वाले बच्चे नहीं होंगे फिर भी देख रहे होंगे, दूसरे बच्चे भी, तो कोई बुराई नहीं, आप भी देखो, लेकिन आपको ये नोट्स वगैरह तो लेने पड़ेंगे। क्यों लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो पॉइंट तो उन्हीं में मिलेंगे ना। तो कोशिश करना, मैंने खास पॉइंट हर एक यूनिट में लिख के दिए, 50-60 की पॉइंट, उनको आप पढ़ें आपस में। थैंक यू।